मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, शंख और घंटियों की पवित्र ध्वनि। मेरे सामने अग्नि के 7 फेरे लेने के लिए रोहन बैठे थे, जिनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मेहमानों की भीड़, हजारों बत्तियों की रोशनी और फूलों की महक, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन तभी उस सपने को तोड़ने के लिए एक चीख सुनाई दी, रोको ये शादी। दरवाजे पर रिया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक अजीब सी वहशत थी। सारे मेहमान चौंक कर उसे देखने लगे। बैंड वाले चुप हो गए। वो भागती हुई मंडप की तरफ आई और रोहन का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहन? तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझसे शादी करने वाले थे। मेरे माता पिता का चेहरा शर्म से झुक गया। रोहन के घरवाले गुस्से से उसे देख रहे थे। पूरा माहौल एक पल में जश्न से मातम में बदल गया था। रिया जमीन पर बैठकर रोने लगी, लोगों की हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रही थी। वो चीख रही थी, हंगामा कर रही थी और मैं बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसका हर एक शब्द, हर एक आंसू मेरे बिछाए हुए जाल का हिस्सा था। असल में उसे इस शादी में बुलाने वाली भी मैं ही थी। वो आई तो थी मेरी डोली उठाने वाली शादी बिगाड़ने, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यहां से उसकी अर्थी उठने वाली थी, और वो भी पुलिस की गाड़ी में। आप सोच रहे होंगे कि कोई अपनी ही शादी में ऐसा तमाशा क्यों खड़ा करेगा? क्यों कोई अपनी इज्जत को इस तरह दांव पर लगाएगा? इस कहानी को समझने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना होगा। उस दिन जब मेरे अपने ही पिता ने मुझसे कहा था, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, और मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया था। ये बदला उस अपमान का था, उस धोखे का था, जो मुझे उन लोगों से मिला था जिन्हें मैं अपना परिवार कहती थी। 5 साल पहले मैं इस घर की बेटी नहीं, बल्कि एक बिना पगार की नौकरानी थी। हमारे परिवार की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसे पापा और मैं मिलकर चलाते थे। नहीं, मैं गलत कह रही हूं। उसे सिर्फ मैं चलाती थी। पापा तो बस गल्ले पर बैठकर हुक्म चलाते थे, और मेरा छोटा भाई अमन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। वो घर का चिराग था, और मैं बस एक पराया धन, जिसे काम करवाकर जितना निचोड़ा जा सके उतना अच्छा। मैंने अपने सारे सपने, अपनी पढ़ाई, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ उस दुकान की तरक्की में लगा दिया था। मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं 12वीं के बाद कॉलेज जाऊं, लेकिन हर साल पापा ये कहकर टाल देते कि दुकान में पैसों की कमी है। लेकिन पैसों की कमी सिर्फ मेरे लिए थी, अमन के लिए नहीं। उसकी हर फरमाइश पूरी होती थी, चाहे वो महंगी बाइक हो या दोस्तों के साथ पार्टियों में उड़ाने के लिए हजारों रुपए। उस रात भी मैं दुकान का हिसाब किताब देख रही थी, जब अमन नशे में धुत घर आया। उसे एक नए फोन के लिए 20,000 रुपए चाहिए थे। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि ये पैसे मैंने अपनी कॉलेज की फीस के लिए जोड़कर रखे हैं। बस इतनी सी बात पर घर में महाभारत छिड़ गई। माँ ने हमेशा की तरह अपने लाडले का पक्ष लिया। दे देना अंजू, उन्होंने कहा। भाई ही तो है तेरा, पढ़ाई करके क्या करेगी? आखिर में तो तुझे चूल्हा चौका ही संभालना है। लेकिन असली जहर तो पापा के मुंह से निकला। उन्होंने मेरी पासबुक मेरे मुंह पर फेंकते हुए कहा, तेरी ये हिम्मत? तू मेरे पैसों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाएगी? ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, और तेरी ये कमाई भी मेरी है। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा, ये मेरी मेहनत है। मैंने दिन रात एक कर दिया इस दुकान के लिए। तभी अमन बीच में कूद पड़ा। अरे पापा, क्यों बहस कर रहे हो इससे? ये नहीं देगी तो क्या? आप मुझे दिला दोगे? ये तो है ही मनहूस। उस एक पल में मुझे एहसास हो गया कि इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं है। मेरे आंसू बह रहे थे, और मेरे पिता ने मुझ पर हाथ उठा दिया। एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा, और उसके साथ ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दरवाजे के बाहर धकेल दिया। निकल जा इस घर से। आज से तू हमारे लिए मर चुकी है। लौटकर अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। उस रात मैं सड़कों पर अकेली थी। जेब में चंद रुपए और आंखों में एक ऐसा तूफान था जो 5 साल बाद आज इस मंडप में तबाही मचाने वाला था। उस रात मैं एक बस स्टॉप पर ठिठुरती हुई बैठी थी, जहां हर गुजरती गाड़ी की हेडलाइट मुझे किसी शिकारी की आंख जैसी लग रही थी। मेरे पास न पैसा था,
न कोई ठिकाना। मेरा अपना ही खून मेरा दुश्मन बन बैठा था। कई दिनों तक मैं मंदिरों और गुरुद्वारों के लंगर पर जिंदा रही। मैंने बर्तन मांजे, सफाई की, जो काम मिला वो किया। दुनिया बहुत बेरहम थी, लेकिन शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया। एक दिन एक मंदिर के बाहर मेरी मुलाकात सविता आंटी से हुई। वो एक छोटा सा टिफिन सर्विस चलाती थीं और उन्हें एक मददगार की जरूरत थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, रो मत बेटी, जब तक काम मिले मेरे घर रह सकती है। वो मेरे लिए देवदूत बनकर आई थीं। मैंने उनके काम में जी जान लगा दी। सुबह 4 बजे उठकर सब्जियां काटना, खाना बनाना और फिर साइकिल पर टिफिन पहुंचाने जाना। मैंने अपनी दुकान का सारा तजुर्बा उनके छोटे से काम में झोंक दिया। मैंने हिसाब किताब को सुधारा, खाने की क्वालिटी पर ध्यान दिया और नए ग्राहक बनाने शुरू किए। सविता आंटी की ममता और मेरी मेहनत रंग लाई। 6 महीने के अंदर हमारा काम दोगुना हो गया। साइकिल की जगह एक पुराना स्कूटर आ गया। अगले 2 सालों में हमने मां की रसोई नाम से अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। मैं अब वो बेसहारा अंजू नहीं थी। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था। मैंने सीखा कि सपनों को पूरा करने के लिए किसी की मेहरबानी की नहीं, बल्कि हुनर और हिम्मत की जरूरत होती है। अगले 3 सालों में मां की रसोई शहर की सबसे बड़ी कैटरिंग कंपनियों में से एक बन गई। हमारे पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे, दर्जनों कर्मचारी थे और शहर के सबसे अमीर लोग अपनी पार्टियों के लिए हमें बुक करते थे। मैंने अपना एक आलीशान घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, वो सब कुछ हासिल किया जिसके लिए मेरे परिवार ने मुझे ताने दिए थे। इसी सफर में मेरी मुलाकात रोहन से हुई। वो शहर के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर थे। काम के सिलसिले में हम मिले और उनकी ईमानदारी और अच्छाई ने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे तब चाहा जब वो मेरी असलियत, मेरे अतीत के बारे में जान चुके थे। उन्होंने मेरे आंसुओं के पीछे छिपी हुई हिम्मत को देखा था। जब उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरे सारे जख्म भर दिए हैं। हम एक शानदार शादी की तैयारी कर रहे थे और मैंने तय किया था कि मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ दूंगी। लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शहर की एक बिजनेस मैगजीन के कवर पर मेरी तस्वीर छपी, शून्य से शिखर तक, अंजलि शर्मा की कहानी। वो मैगजीन मेरे परिवार तक भी पहुंच गई और फिर जिस अतीत को मैं दफना चुकी थी, वो एक दिन बिन बुलाए मेरे ऑफिस के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मेरे पिता, मां और मेरा भाई अमन तीनों मेरे सामने खड़े थे। उनके कपड़ों की हालत बता रही थी कि मेरे जाने के बाद उनकी दुकान बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं, लालच था। बेटा, मेरे पिता ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, हम तो तुझे कहां कहां नहीं ढूंढ रहे थे। देख, आखिर मेरा ही खून है, इतनी बड़ी मालकिन बन गई। मां ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाने की कोशिश की। अंजू बेटा, मां बाप से गलती हो जाती है, अब सब भूलकर घर चल। देख, तेरी शादी हो रही है, मां बाप के बिना कैसे करेगी। लेकिन सबसे जहरीला था अमन। वो मेरे आलीशान ऑफिस को हसद भरी नजरों से देखते हुए बोला, वाह दीदी, इतनी अमीर हो गई और हमें पूछा तक नहीं। अब तो हमारे दिन भी फिर दे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठी रही। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 5 साल पहले की वो रात मेरी आंखों के सामने घूम गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, कौन सा घर? वो घर जहां से मुझे आधी रात को धक्के मारकर निकाल दिया गया था? या वो माँ बाप जिन्होंने कहा था कि मैं उनके लिए मर चुकी हूं? मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, सिक्योरिटी, इन लोगों को बाहर निकालो और आइंदा ये मेरी बिल्डिंग के आसपास भी नजर न आइए। उस दिन उनके चेहरे पर जो बेइज्जती और गुस्सा था, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। उन्हें लगा था कि वो आएंगे, 2 आंसू बहाएंगे और मैं अपनी सारी दौलत उनके कदमों में रख दूंगी। लेकिन जब उन्हें मेरी नफरत का एहसास हुआ तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। मुझे अंदाजा था कि वो चुप नहीं बैठेंगे, इसीलिए मैंने एक प्राइवेट जासूस को उन पर नजर रखने के लिए लगा दिया। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे जासूस ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी। उसमें मेरा भाई अमन रिया से बात कर रहा था। रिया, जो कॉलेज के दिनों में अमन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और हमारे बुरे वक्त में उसे छोड़कर चली गई थी।
अमन उसे मेरी शादी बर्बाद करने के लिए उकसा रहा था। वो कह रहा था, बस तुझे मंडप में जाकर हंगामा करना है, कहना कि रोहन ने तुझे धोखा दिया है। एक बार इसकी शादी टूट गई तो ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। फिर देखना कैसे नाक रगड़ती हुई हमारे पास वापस आएगी। और रिया मेरी कामयाबी से जलकर इस घिनौने खेल के लिए तैयार हो गई थी। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे अंदर का तूफान जाग गया। उन्होंने मुझे मिटाने की कोशिश की थी, अब मैं उनकी हस्ती मिटा दूंगी। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस नाटक को होने दूंगी। बस इसका अंत मैं अपने तरीके से लिखूंगी। और अब हम वापस उसी मंडप में हैं। रिया जमीन पर पड़ी आंसुओं का समंदर बहा रही थी। मेहमान आपस में कानाफूसी कर रहे थे। बेचारी लड़की, कितना बड़ा धोखा हुआ इसके साथ। मेरे माता पिता और अमन ऐसे मुंह बनाकर खड़े थे जैसे उनसे ज्यादा शरीफ और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। रोहन ने मेरा हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे आंखों से ही रुकने का इशारा किया। ये लड़ाई मेरी थी और इसे खत्म भी मुझे ही करना था। मैं शांत भाव से अपनी जगह से उठी। मेरे कदमों की आहट से सबका ध्यान मेरी तरफ खींच गया। मैं धीरे धीरे चलकर रिया के पास गई, जो अभी भी जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। मैं उसके सामने झुकी और बहुत ही शांत, लगभग मीठी आवाज में बोली, बस करो रिया, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन अब पर्दा गिरने का वक्त आ गया है। मेरी बात सुनकर उसका रोना एक पल के लिए रुक गया। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिस स्क्रिप्ट के लिए तुम्हें पैसे मिले हैं उसके डायरेक्टर यहां सामने ही खड़े हैं। मेरी उंगली मेरे भाई अमन की तरफ थी। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर मैं अपने परिवार की तरफ मुड़ी। मैंने पापा की आंखों में देखते हुए कहा, पापा, आप तो बड़े परेशान लग रहे हैं। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देख दुख तो होता ही होगा, है ना? लेकिन अजीब बात है, आपके चेहरे पर दुख से ज्यादा संतोष दिख रहा है। फिर मैंने अमन की तरफ देखा। और तू तू तो अपनी बहन के लिए जान देने की बातें करता था। आज तेरी बहन की इज्जत नीलाम हो रही है और तू चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है? या फिर इस तमाशे का इंतजाम ही तूने किया है? मेरे परिवार के पास कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, मैंने अपने वेडिंग प्लानर को इशारा किया। मंडप के पीछे लगी बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन, जिस पर अब तक मेरी और रोहन की तस्वीरें चल रही थीं, अचानक बंद हो गई। और फिर पूरे हॉल में एक आवाज गूंजने लगी। ये मेरे भाई अमन की आवाज थी। बस तुझे मंडप में जाकर हंगामा करना है, कहना कि रोहन ने तुझे धोखा दिया है। पूरी रिकॉर्डिंग, एक एक शब्द सारे मेहमानों के सामने चल रही थी। रिया और अमन का पूरा घिनौना प्लान सबके सामने था। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में जो हमदर्दी रिया के लिए थी, वो अब नफरत में बदल चुकी थी। रिया का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो उठकर भागने लगी, लेकिन दरवाजे पर दो पुलिस वाले पहले से ही खड़े थे। पुलिस वालों को देखकर अमन और रिया की सांसें अटक गईं। मेरे पिता आगे बढ़कर चिल्लाए, पुलिस यहां क्या कर रही है? किसने बुलाया इन्हें? मैंने शांति से जवाब दिया, मैंने बुलाया है पापा। मेरी शादी में मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मेरे पति पर झूठे इल्जाम लगाकर हमें ब्लैकमेल करने की साजिश रचने के जुर्म में। एक पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़े और उन्होंने रिया और अमन के हाथों में हथकड़ी लगा दी। अमन अपनी मां के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। मां, बचाओ मुझे, मां! मेरी मां रो रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं, लेकिन आज उनकी ममता हार गई थी और मेरा न्याय जीत गया था। रिया चीख रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन सबूत प्रोजेक्टर पर साफ दिख रहा था और सैकड़ों मेहमान उसके गवाह थे। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, तब मैं अपने माता पिता के सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में अब लालच या गुस्सा नहीं, सिर्फ बेबसी और हार थी। मैंने कहा, आपने हमेशा अमन को अपना चिराग समझा और मुझे पराया बोझ। आपने उसे हर खुशी दी और मुझसे मेरी मेहनत की कमाई भी छीन ली। देखिए, आज आपका वो चिराग आपके ही घर को जलाकर जा रहा है और आपका बोझ आज भी अपने पैरों पर खड़ा है। आपने मुझे घर से निकाला था, आज मैं आप दोनों को अपनी जिंदगी से निकाल रही हूं।
मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया और उन्होंने मेरे माता पिता को हाथ पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूरे हॉल में एक अजीब सी शांति थी। फिर किसी एक मेहमान ने ताली बजाई और उसे देखकर सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। वो तालियां मेरी जीत के लिए थीं, मेरे हौसले के लिए थीं। रोहन ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत और प्यार था। पंडित जी ने दोबारा मंत्र पढ़ने शुरू किए। मैंने और रोहन ने अग्नि के साथ फेरे लिए। हर फेरे के साथ मैं अपने अतीत की एक बुरी याद को उस आग में जला रही थी। आज मैंने सिर्फ अपना बदला पूरा नहीं किया था, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित किया था। मैंने सीखा था कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और भरोसे से बनता है। आज मंडप में सविता आंटी और मेरे दोस्तों के रूप में मेरा असली परिवार मेरे साथ था और मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थी।